तो यार स्टार्ट करते हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्या होता है? जब यार एक बिजनेस जो है ना, जब एक बिजनेस अपने कोई भी चीज बाहर किसी सप्लायर से, किसी एक्सटर्नल सप्लायर से खरीदने के बजाय अपने अपनी फैक्ट्री में उसको बनाना शुरू कर देता है, तो उसके लिए वो एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाता है। ठीक है। तो उस मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से क्या होता है, देखो क्या होता है, जब आप जो है ना बाहर से खरीदते हो ना, तो आपको चीज मिलती है महंगी। आप क्या करते हो, आप अपनी फैक्ट्री में उसको सस्ता बना देते हो। अच्छा, होता है क्या है, जनरली ये होता है जब आप बाहर से खरीदने जाते हो ना, तो सप्लायर क्या, जो कस्टमर होता है वो सप्लायर के साथ डायरेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। इसकी वजह से फ्यूचर में क्या होता है, आपकी सेल्स कम हो जाती है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, कभी कभार ये होता है कि जो है ना आपका एक्सटर्नल सप्लायर है वो क्वालिटी में मसला कर जाता है, क्वालिटी डिटोरिएट कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका कस्टमर बोलता है कि नहीं यार मुझे समझ में नहीं आ रहा, और जिसकी वजह से आपकी सेल्स कम हो जाती है। तो इस वजह से क्या करते हैं हम, अपनी जो जो हम अपनी क्या करते हैं, अपनी फैक्ट्री में ही बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में क्या होता है, हम जो रॉ मटेरियल लाते हैं, जो रॉ मटेरियल खरीद के लाते हैं बाहर से बनाने के लिए उसको, तो हम वो लिखते हैं ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल एट परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल एट कैरेज इनवर्ट। परचेजेस क्या है, जो खरीदी है। ठीक है। ओपनिंग इन्वेंट्री जो हमारे पास स्टॉक में पहले से पड़ी हुई है एट 1 जनवरी 2022। फॉर एग्जांपल हमारा ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 जनवरी 2022 पे, तो हमारे पास जो 1 जनवरी पे जो इन्वेंट्री पड़ी हुई है वो हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री होगी। हमने जो बाहर से खरीदा वो परचेजेस होंगी। ठीक है। उसको लाने में जो खर्चा लगा फ्रॉम, जो है ना सप्लायर के पास से टू द फैक्ट्री, वो क्या कहलाएगा, कैरेज इनवर्ट्स। ठीक है। जो हमने वापस कर दी उसको हम लेस कर देंगे। और जो हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री एट 31 दिसंबर 2022 हमारे बैंक में रखी हुई है, वो हमारी क्या हो गई, क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, टोटल रॉ मटेरियल कंज्यूम हमारे पास आ जाएगी। सही है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम ये, अच्छा, जो ये टोटल रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आएगी ना, उसके बाद हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे इसमें क्या, डायरेक्ट वेजेस या कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो हम उसको क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे। इसको हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। इसकी वजह से हमारे पास क्या आ जाएगी, प्राइम कॉस्ट। ठीक है। इसकी वजह से हमारे पास क्या आ जाएगी, प्राइम कॉस्ट। फिर हम क्या करेंगे, उस प्राइम कॉस्ट में सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, फैक्ट्री इक्विपमेंट डेप्रिसिएशन, सुपरवाइजर की सैलरी फैक्ट्री के, और जो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस वो होता है जिसकी वजह से आपकी ओपनिंग यानी कि परचेजेस जो है ना आपकी, वो क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस है। ठीक है। इसी तरह से आपके वेजेस क्या है, जो आपने बनाने के लिए लेबर को दी, वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। ठीक है। तो डायरेक्ट एक्सपेंस, सारे डायरेक्ट एक्सपेंस जो है ना हम ऊपर लिख देते हैं, जो हम वैल्यू निकालते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम की, यहाँ तक। ठीक है, ये प्राइम कॉस्ट तक, सॉरी। उसके बाद फिर हम सारे नीचे इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, सारी चीजें हम यहाँ पर आगे लिखते हैं। इसको हम प्राइम कॉस्ट में ऐड करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगी, कॉस्ट एडेड टू प्रोडक्शन। ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री को ऐड करेंगे, और लेस क्या करेंगे, क्लोजिंग इन्वेंट्री। वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग इन्वेंट्री जो हमारे पास 1 जनवरी 2022 में स्टॉक में रखी हुई है, और हम क्लोजिंग इन्वेंट्री को लेस कर देंगे। तो हमारे पास क्या निकल आएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जब हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी, तो हम इसमें क्या ऐड करेंगे, फैक्ट्री प्रॉफिट। जब हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में फैक्ट्री प्रॉफिट ऐड करेंगे, तो ट्रांसफर प्राइस आ जाएगी। अच्छा, समझ लो ये फैक्ट्री प्रॉफिट क्या होता है। फैक्ट्री प्रॉफिट ये होता है कि यार असल जो कॉस्ट है ना प्रोडक्शन की, वो ये है, वो कॉस्ट ये है। लेकिन फैक्ट्री प्रॉफिट हम इसमें क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि जो सारी मेहनत की और जो कम पैसों में बनाया, इसका रिवॉर्ड किसको मिलना चाहिए, जिसने बनाया, फैक्ट्री वर्कर्स को, फैक्ट्री मैनेजर्स को, इन लोगों को मिलना चाहिए। तो अगर हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को यही ले जाके लिख देंगे, तो क्या होगा, रिवॉर्ड किसको मिल जाएगा, रिवॉर्ड मिल जाएगा जो सेल्स वाला, जिसने बेचा, और उससे क्या होगा, इक्वालिटी नहीं होगी। तो हम क्या करते हैं, फेयर ट्रीट करते हैं, जो चीज जिसकी मेहनत की वजह से आई है, हम उसको देते हैं। तो इस वजह से हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, फैक्ट्री प्रॉफिट। और फिर हम उसको क्या करते हैं, ट्रांसफर प्राइस पे शो करते हैं। ठीक है, समझ आया? सही है। आगे चले। हाँ, फैक्ट्री प्रॉफिट इसलिए लगाते हैं ना, देखो, फैक्ट्री प्रॉफिट इसलिए लगाते हैं, देखो क्या होता है कि ना, जब हम काम करते हैं, जब हम बनाते हैं कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, तो वो किसी सेल्स वाले की वजह से थोड़ी सस्ता बनता। वो जो फैक्ट्री वर्कर्स होते हैं, जो इन्वॉल्व होते हैं, उनकी वजह से सस्ता बनता है ना। तो हम क्या करते हैं, हम उसकी वजह से, हम उनको रिवॉर्ड करने की वजह से क्या करते हैं, हम इधर फैक्ट्री प्रॉफिट लगाते हैं। सही है। आगे चलते हैं। फिर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे बनाते हैं प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट। अच्छा, प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट क्या होता है, याद रखना, प्रोविजन हमेशा क्या होता है, कॉन्ट्रा एसेट। क्या होता है, कॉन्ट्रा एसेट्स। सही है। प्रोविजन का काम,
हमेशा कॉन्ट्रा एसेट्स बनेगा, जिसकी वजह से बैलेंस बीडी हमेशा एसेट्स की बैलेंस बीडी कहाँ पर आता है, ओपन डेबिट साइड पे, तो इसलिए प्रोविजन का कहाँ पर आएगा, क्रेडिट साइड पे। बैलेंस बीडी यहाँ आएगा, बैलेंस सीडी डेबिट साइड पे आएगा। अगर इंक्रीज हुआ होगा तो डेबिट पे आएगा, डिक्रीज हुआ होगा तो क्रेडिट, सॉरी, इंक्रीज हुआ होगा तो क्रेडिट पे आएगा, डिक्रीज हुआ होगा तो डेबिट पे आएगा। अच्छा एक चीज समझ लो, एक चीज क्या है, अगर इंक्रीज हुआ होगा तो हम इसको इनकम स्टेटमेंट में ले जाके लेस करेंगे, ठीक है, और अगर डिक्रीज हुआ होगा तो उसको इनकम स्टेटमेंट में जाके क्या करेंगे, ऐड कर। ठीक है। हाँ। बिल्कुल ऐसे ही होगा, बिल्कुल हाँ, ऐसे ही होगा। अच्छा, इनकम स्टेटमेंट देख लो यार, इनकम स्टेटमेंट में क्या होता है, इनकम स्टेटमेंट जो है ना, हम बनाते हैं, जो हमने प्रोड्यूस करा फैक्ट्री में उसकी इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। इसमें हम क्या लिखते हैं, हम सबसे पहले सेल्स देते हैं, जो कि बिल्कुल पुराना वाला तरीका है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है, हम क्या लिखते हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री हमेशा हम लिखेंगे किस पे, ट्रांसफर प्राइस पे। ओपनिंग इन्वेंट्री हमेशा हम किस पे लिखेंगे, ट्रांसफर प्राइस पे। ओपनिंग इन्वेंट्री हमेशा हम किस पे लिखेंगे, ट्रांसफर प्राइस पे। सही है, सारी तीनों तरह की इन्वेंट्रीज जो होंगी, ओपनिंग, प्रोडक्शन और क्लोजिंग इन्वेंट्री, सारी चीजें हम यहाँ पे किस पे लिखेंगे, ट्रांसफर प्राइस पे। जिसकी वजह से हमारे पास क्या आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, एड ओपनिंग इन्वेंटरी ट्रांसफर प्राइस, एड प्रोडक्शन लेस क्लोजिंग इन्वेंटरी ट्रांसफर प्राइस पे। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगी, उसमें से हम सेल्स माइनस करेंगे तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। अब हम क्या करेंगे, अब ये चीज नहीं है, बाकी आगे की पुरानी है। ये चीज नहीं, क्या है, हम ग्रॉस प्रॉफिट में क्या ऐड करेंगे, फैक्ट्री प्रॉफिट। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट में क्या ऐड करेंगे, फैक्ट्री प्रॉफिट। सही है, जो हमने पीछे अर्न किया, हम इसको स्पेसिफाई करके देखो, यहाँ पे जो है ना फैक्ट्री प्रॉफिट की अमाउंट, यहाँ पे जो ये अमाउंट फैक्ट्री प्रॉफिट की आई होगी, ये अमाउंट, इस अमाउंट को हम यहाँ पर लेकर आएंगे और हम इसको यहाँ पर फैक्ट्री प्रॉफिट में ऐड करेंगे। सही है, इंक्रीज इन प्रोविजन लेस करेंगे और डिक्रीज इन प्रोविजन ऐड कर देंगे। बाकी फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस माइनस करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट माइनस करेंगे। ठीक है, टोटल तो हमारे पास क्या आएगा, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन। फिर हम प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस में से फाइनेंस कॉस्ट माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, प्रॉफिट फॉर दी ईयर। क्या आएगा, प्रॉफिट फॉर दी ईयर। सही है। अच्छा, सही है भाई, पूछो, कुछ पूछना है, आगे चले। अच्छा, हम आखिरी चीज देख लो इसमें, इसकी जो चीजें हैं उसमें हम क्या बनाते हैं, हम बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। हम क्या बनाते हैं, हम बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो मैं सिर्फ उसका एक्सट्रैक्ट बना के दिखा रहा हूँ इन्वेंट्री का, कि हमारे पास जो रॉ मटेरियल 31 दिसंबर 2022 ईयर एंड पे हमारे पास पड़ा हुआ होगा, हम उसको लिखेंगे यहाँ पे। वर्क इन प्रोग्रेस जो काम चल रहा होगा, ये दोनों चीजें हमारी इन्वेंट्री। ठीक है, ये हमारे एसेट्स है, क्यों, क्योंकि ये हम इसमें से फ्यूचर बेनिफिट्स लेंगे, इसलिए हम इसको अपने एसेट्स में कंसीडर करते हैं और इन्वेंट्री के कॉलम में लिखते हैं। अच्छा, तीसरी चीज क्या है, फिनिश गुड्स। देखो फिनिश गुड्स क्या होगा, फिनिश गुड्स हमने यहाँ पर लिखा हुआ ट्रांसफर प्राइस पे। अच्छा समझना एक चीज, ट्रांसफर प्राइस पे कुछ ऐसी भी गुड्स होंगी जो नई सेल हुई होंगी। ठीक है, उन गुड्स पर अनरियलाइज प्रॉफिट लगेगा। ठीक है, उन गुड्स पर वो, तो अगर हम वो उस पर लिख देंगे प्रॉफिट, उस गुड्स का प्रॉफिट लिख देंगे, तो फिर क्या होगा, तो फिर इन फ्यूचर हमारे पास क्या मसला आएगा, इन फ्यूचर हम जो है ना अपने एसेट्स को ओवर स्टेट कर देंगे। ठीक है, हम अपने एसेट्स को ओवर स्टेट कर देंगे, क्यों, ताकि हम अगर हम अनरियलाइज प्रॉफिट लेस नहीं करेंगे तो हम अपने प्रॉफिट को ओवर स्टेट कर देंगे। तो इस, और ये नहीं कर सकते जब हमें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हैं। तो हमें क्या करना होगा, हमें अनरियलाइज प्रॉफिट लेस करना होगा। ठीक है, जो प्रॉफिट अभी तक हमें रियलाइज नहीं हो वो तो हम लेस करेंगे ना, ताकि हम कॉस्ट पे लिखें। सही है। हाँ, ये याद रखना, ये तीनों चीजें हम कॉस्ट पे लिख रहे होंगे, कुछ भी ट्रांसफर प्राइस पे नहीं लिखेंगे। सही है, ट्रांसफर प्राइस पे नहीं लिखेंगे। तो चलो यार, ये क्वेश्चन देखते हैं इसी का, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स का एक फेब मार्च का क्वेश्चन है। फेब मार्च 2022, पेपर 32। आसान क्वेश्चन, मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी थ्योरी भी है थोड़ा सा इसमें, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का वो भी है, तो एक अच्छा फुल फ्लैश क्वेश्चन है मैन्युफैक्चरिंग का। क्या हुआ, इसने कहा टी लिमिटेड बाइज एंड सेल्स स्टैंडर्ड फर्नीचर। ठीक है, ड्यू टू इंक्रीजिंग डिमांड फॉर फ्यूचर, टी लिमिटेड रेंटेड अ फैक्ट्री एंड आल्सो स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग लग्जरी फर्नीचर फ्रॉम 1 जनवरी 2021। दो तरीके के सोफे बेचता था। ठीक है, सॉरी, फर्नीचर, सोफा वाला ही कौन सा वाला, दो तरीके के फर्नीचर बेचता है, एक स्टैंडर्ड फर्नीचर है और एक लग्जरी फर्नीचर है। सही है, सेल्स रेवेन्यू दिया हुआ है लग्जरी फर्नीचर का, इसी तरह स्टैंडर्ड फर्नीचर का। अच्छा देखो, ये चीज याद रखो, इसने मैन्युफैक्चरिंग अभी शुरू की है 1 जनवरी 2021। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि इसके पास ओपनिंग इन्वेंट्री कुछ भी नहीं होगी। ओपनिंग इन्वेंट्री होगी स्टैंडर्ड फर्नीचर की होगी, लग्जरी फर्नीचर की ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं होगी।
सही है। ओपनिंग इन्वेंट्री एट कॉस्ट स्टैंडर्ड फर्नीचर की दी हुई है, परचेजेस दी हुई है दोनों की, क्लोजिंग इन्वेंट्री दी हुई है। अच्छा देख लो, क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या लिखा हुआ है, एट कॉस्ट, ठीक है, एट कॉस्ट। सही है, हमें क्या लगाना है इसके ऊपर, फैक्ट्री प्रॉफिट शुड बी 20%, नीचे लिखा हुआ है, आगे चलेंगे तो बात करेंगे। कॉस्ट ऑफ सेल्स दी हुई है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, वेजेस एंड सैलरीज दी हुई है, अदर एक्सपेंसेस दिए हुए, कैरेज आउटवर्ड्स दिया हुआ है, प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया हुआ है। अच्छा, द डायरेक्टर कंसीडर द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट शुड बी prepared and the factory profit should be 20% on cost of goods produced। सही है, 20% का क्या होगा, फैक्ट्री प्रॉफिट होगा। सही है, फैक्ट्री प्रॉफिट का रेट होता है, रेट इधर देख लेते हैं, फैक्ट्री प्रॉफिट का रेट होता है, सही है, कोई भी रेट होगा, सही है, रेट होगा फैक्ट्री प्रॉफिट का, रेट ऑफ फैक्ट्री प्रॉफिट। अच्छा यहाँ क्या करोगे, देखो याद रखना, अगर तो सिंपल कॉस्ट दी हुई है, ठीक है, कॉस्ट दी हुई है तो आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे रेट से, 25% से। सही है, लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल रेट 25%, लेकिन अगर क्या दिया हुआ होगा, अगर ट्रांसफर प्राइस दी हुई होगी, अगर ट्रांसफर प्राइस दी हुई होगी तो आप क्या करोगे, अगर ट्रांसफर प्राइस दी हुई होगी तो आप 25/100 प्लस 25 करोगे, तो आपका आंसर आएगा। सही है, अगर कॉस्ट दी हुई होगी तो आप सिंपल 25% लिखोगे, और अगर ट्रांसफर प्राइस दी हुई होगी तो आप 25/100 प्लस 25 करोगे, तो आप ट्रांसफर प्राइस से अनरियलाइज प्रॉफिट निकाल लोगे, फैक्ट्री प्रॉफिट निकाल लोगे। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। वेजेस एंड सैलरीज आर कंप्राइज्ड ऑफ फैक्ट्री वर्कर्स कितनी है, 119,000, फैक्ट्री मैनेजर 36,000, ऑफिस स्टाफ 167,000, सेल्स पीपल 44,000। सही है, दो चीजें उनकी है, फैक्ट्री की हैं, और दो चीजें, एक ऑफिस की और एक सेल्स पीपल की, यानी कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में जाएगी और एक सेल्स पीपल डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में जाएगी। सही है, डेप्रिसिएशन कंप्राइज्ड ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट 8600, मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फिनिश गुड्स, ये देखो ये किस में जाएगी, ऑफिस इक्विपमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में जाएगी, ये किस में जाएगी, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में जाएगी, और ये किस में जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। ठीक है, the newly acquired factory machinery had been depreciated at the annual rate of 25% by using reducing balance method. It was decided that the annual rate should have been 20%, instead the draft income statement is to be amended। ये एक बात है, ये आगे चलेंगे जब हम सॉल्व करेंगे तो बात करेंगे इसके हवाले से भी क्या करना है इसमें। अदर एक्सपेंसेस इंक्लूडेड 32,000 फैक्ट्री रेंट एंड 46,000 ऑफिस रेंट। अच्छा इसने वो करके ब्रेकअप भी दे दिया, द रिमेनिंग वाज 20% attributable to indirect manufacturing cost and 80% to office administrative expense। अच्छा ये क्या कह रहा है, देखो मेरी बात समझो, इसने कहा अदर एक्सपेंसेस में क्या है, 188,000 के, ये है अदर एक्सपेंसेस है 188,000 के, 188,000 के अदर एक्सपेंसेस है। इसमें इसने कहा 32,000 फैक्ट्री रेंट एंड 46,000 ऑफिस रेंट। इसने कहा इसमें 32,000 जो है ना वो है किसके रेंट, ऑफिस का रेंट है, और फैक्ट्री रेंट है, सॉरी, और 46,000 ऑफिस रेंट है। तो यहाँ पर एक वैल्यू आएगी, ठीक है, द रिमेनिंग वॉज 20% एट्रीब्यूटेबल। तो यहाँ पे जो आएगा वो किस में जाएगा, एक इनडायरेक्ट, तो हमारे पास जो आंसर आएगा उसका 20% क्या होगा, इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड होगा। सही है, इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड होगा। और इसी तरह हमारे पास जो यहाँ पर दूसरा वाला आंसर आएगा वो क्या होगा, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। सही है, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, यानी कि जो 80% होगा। तो क्या कह रहा है, एक्सप्लेन द टर्म इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अच्छा, इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या होती है, इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट विच आर इनकर्ड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस। ये कॉस्ट वो होती है जो हम आती है किस वक्त, जब हम कोई भी चीज बना रहे होते हैं, ठीक है, हमारे पास आ रही होती है कॉस्ट विच आर इनकर्ड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस, लेकिन ये डायरेक्टली लिंक नहीं होती किसके साथ, लेवल ऑफ प्रोडक्शन। अगर लेवल ऑफ प्रोडक्शन को हम बढ़ाएंगे तो मटेरियल की कॉस्ट बढ़ेगी, सही, मटेरियल हमें ज़्यादा चाहिए होगा तो उस वजह से उसकी कॉस्ट बढ़ेगी। ठीक है, लेवल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो वेजेस ज़्यादा, वर्कर ज़्यादा जाएंगे, जो वर्कर ज़्यादा चाहिए होंगे तो उनको वेजेस ज़्यादा देनी पड़ेंगी, तो उसकी भी कॉस्ट बढ़ेगी, यानी कि क्या, डायरेक्ट कॉस्ट। लेकिन इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या है, ये डायरेक्टली लिंक नहीं है लेवल ऑफ प्रोडक्शन के साथ, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। प्रिपेयर द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31 दिसंबर 2021। सही है। अच्छा मैंने क्या कहा था, ये एक न्यूली बिजनेस है, सही है ना, एक नया बिजनेस है, अभी इसने मतलब बिजनेस पुराना है, इसमें लग्जरी सोफास की, लग्जरी फर्नीचर, सॉरी यार बार बार सोफा निकल रहा है, लग्जरी फर्नीचर की इसने अभी अभी प्रोडक्शन शुरू करी है, तो इस वजह से हम क्या करेंगे, हम इसका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाएंगे जिसमें ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं होगी।
हम क्या करेंगे, ओपनिंग इन्वेंट्री जीरो लिखेंगे, ऐड परचेजेस लिखेंगे, परचेजेस कितनी है देख लो, ये परचेजेस 76,500, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, कैरेज इनवर्ट्स, कैरेज इनवर्ट्स कोई नहीं है, नहीं दिया हुआ, नहीं लिखोगे, सही है। लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल की क्लोजिंग इन्वेंट्री कहाँ गई, ये रही, ये देखो, डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है, सही है। अच्छा आगे चलेंगे, उसके बाद बात करेंगे हाँ। तो जब हम ये सारी चीजें निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, रॉ मटेरियल कंज्यूम, ये जो वैल्यू आएगी क्या कहलाएगी, अक्सर और बेशतर जगह एग्जामिनर इसको क्या लिखता है, रॉ मटेरियल कंज्यूम 63 to 300, यानी कि हम ओपनिंग इन्वेंट्री को जब ऐड करेंगे परचेजेस में और लेस करेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या कहलाएगी, रॉ मटेरियल कंज्यूम। हम उसमें फैक्ट्री वेजेस ऐड करेंगे, देखो दीवे फैक्ट्री वर्कर्स की वेजेस 119,000, ये रही, सही है, 119,000 दी गई है। जब हम उसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, प्राइम कॉस्ट, क्या आ जाएगी, प्राइम कॉस्ट। अब हम क्या निकालेंगे, इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, हमारे पास क्या है, कितने क्या है इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, 22,000 के, कर लेना कैलकुलेटर से। और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस फिर उसके बाद जो जो बाकी 80% होगा वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में चले जाएगा, सही है। आगे चले। अच्छा इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस आ गया, रेंट फैक्ट्री का देखो दिया हुआ है, ये रहा 32,000, ये फैक्ट्री रेंट इधर आ गया। देखिए इसी तरह डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री मशीनरी का हमने डेप्रिसिएशन चेंज किया है, सही है। इसलिए यहाँ से 70,200 मत उठा के लिख देना 90,000 से, ये 90,000 किस पे दी है, 25% पे, हमने रेट चेंज किया है तो इसको 20% पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करोगे देख लो, 9,000 इसमें 25% पे, इसको कन्वर्ट करना है 20% पे, तो इसको एक्स करोगे, 9,000 मल्टीप्लाई बाय 20% अपॉन 25%, ठीक है, सही है। जब हमारे पास डेप्रिसिएशन और फैक्ट्री मशीनरी किस तरह, सैलरी टू फैक्ट्री मैनेजर्स, मैनेजर्स की भी सैलरी डायरेक्टली लिंक्ड है, जितने ज्यादा प्रोडक्ट बनेंगे उतनी ज्यादा फैक्ट्री मैनेजर की सैलरी होगी, सही है। जब हम इन सारी चीजों को ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे प्राइम कॉस्ट पे, तो हमारे पास क्या आएगी, कॉस्ट एडेड टू प्रोडक्शन, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, अभी हमें इसमें से क्या एडजस्ट करना पड़ेगा, हमें से इसमें से एडजस्ट करना पड़ेगा वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री, ठीक है, समझ आ रही है बात। हम ऐड क्या करेंगे, वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग इन्वेंट्री, ये नया बिजनेस है इसलिए इसमें कोई ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं होगी, वर्क इन प्रोग्रेस की भी और रॉ मटेरियल की भी, और जाहिर है उसकी भी नहीं होगी, क्या बोलते हैं, फिनिश गुड्स की, ठीक है। और हम इसमें लेस क्या करेंगे, वर्क इन प्रोग्रेस क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री हमें वर्क इन प्रोग्रेस दी हुई ये रही 12,500 की, सही है। हम यहाँ लिखेंगे तो हम 278,500 में से डायरेक्ट 12,500 माइनस करेंगे, हमारे पास क्या आएगा, 266,000, ये 266,000 क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब हम मैंने क्या कहा था, आप डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर नहीं लेके जाओगे, आप क्या करोगे, आप है ना फैक्ट्री प्रॉफिट उस पर ऐड करोगे, ठीक है। आपने इस पे रेट लगाया कितने परसेंट का, हाँ 20% का रेट लगाया, 266 का 20% होगा तो 53,200 होगा, तो आपकी ट्रांसफर प्राइस क्या आएगी, 319,200, सही है। ट्रांसफर प्राइस आप क्या करोगे, ऐड करोगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में फैक्ट्री प्रॉफिट, तो आपके पास क्या आएगा, ट्रांसफर प्राइस, सही है। आगे चले, फिर इसने क्या बोला है, प्रिपेयर द रिवाइज इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंड 31 December, your student should separately show the gross profit for each of the standard furniture and luxury furniture. It also shows the expense split into total administrative expense, total selling and distribution expense, सही है। अच्छा सवाल है ये, इसमें देखो क्या किया। अच्छा सेल्स दी हुए दोनों की अलग अलग, आपने कुछ भी नहीं किया, आपने उठा के आंख बंद करके दोनों की इधर लिख दी सेल्स। अच्छा कॉस्ट ऑफ सेल्स है, ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है आपके पास, ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है, ओपनिंग इन्वेंट्री एट कॉस्ट 71,000, परचेजेस दी हुई है 292,000, और उसके बाद फिनिश गुड्स की इसकी दी हुई 66,500, तो कुछ भी नहीं करना, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, स्टैंडर्ड में तो कुछ भी नहीं करना आपको, सिंपल, सही है। लग्जरी में आपको काम करना है कि स्टैंडर्ड में कुछ भी नहीं करना है आपको, लग्जरी में आके आपको काम करना है बहुत सारा, बल्कि लग्जरी में भी ग्रॉस प्रॉफिट तो आसानी से निकल जाएगा, सही है। आपके पास सेल्स दी हुई है, आपने क्या लिखा, 71,000 यहाँ से उठाया, क्वेश्चन में दिया हुआ है, सही है, लिख दिया आपने, मैं परचेजेस फाइल की हुई, क्वेश्चन में लिखी हुई 292,000, आपने लिखा, आपने क्लोजिंग इन्वेंट्री वहां से उठाई, आपने लिखा, आपने ओपनिंग इन्वेंट्री में परचेजेस ऐड करी, लेस की क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो आपके पास ये वैल्यू आ गई 296,500, इसको आपने 510,000 से माइनस किया तो आपके पास क्या आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट, सही है भाई, कोई मसला तो नहीं है। हाँ ना, इसमें तो ओपनिंग इन्वेंट्री है ही ना। अच्छा
अब हम क्या करेंगे, हम अभी तो हमारे पास क्योंकि न्यू बिजनेस है इसलिए हमारे पास ओपनिंग इन्वेंटरी कोई होगी नहीं। हम क्या करेंगे, हम प्रोडक्शन लाएंगे 319,200 जो हमने यहाँ पर निकाली थी 319,200, हम इसको यहाँ पर ऐड करेंगे और हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंटरी दी हुई है। किस पे दी हुई है, ट्रांसफर प्राइस पे। ट्रांसफर प्राइस पे नहीं होगी तो आप ट्रांसफर प्राइस पे कन्वर्ट करोगे। देखो ये दी हुई क्लोजिंग इन्वेंटरी लग्जरी फर्नीचर के 35,000 फिनिश गुड्स की। आपने क्या किया, आपने किसको कन्वर्ट किया, किस पे, 42,000। नहीं दी हुई 35,000 की दी हुई, आपने क्या किया 35,000 क्या है, कॉस्ट है 35,000 कॉस्ट है। आप क्या करोगे इस पे, इसका निकालोगे कितने परसेंट रेट है, 20% रेट था ना। यस 20% रेट था, इसका 20% निकालोगे आप। सही है, 7,000 आएगा मेरे ख्याल से, और इस 35,000 को 7,000 में ऐड कर दोगे तो इसका आ जाएगा 42,000 आ जाएगा। सही है, 42,000 आपकी आ गई क्लोजिंग इन्वेंट्री। सही है, तो प्रोडक्शन परचेजेस प्रोडक्शन में ऐड करोगे, लेस करोगे क्लोजिंग इन्वेंटरी, आपके पास आ जाएगी 277,200 वैल्यू। इसको आप सेल्स में से लेस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 206,800। ठीक है, आप क्या करोगे, आप इन दोनों को ऐड करोगे। सही है, इन दोनों को ऐड करोगे क्योंकि आपको क्या निकालना है, टोटल ग्रॉस प्रॉफिट। सेपरेटली दोनों का निकालना था, अलग अलग स्टैंडर्ड का लग्जरी का हमने पहले सेपरेटली अलग अलग निकाला, उसके बाद हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या है, टोटल ग्रॉस प्रॉफिट जिसकी वैल्यू क्या है 420,300। सही है, यहाँ तक कोई परेशानी तो नहीं है। अच्छा, फिर हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें ऐड करेंगे फैक्ट्री प्रॉफिट। फैक्ट्री प्रॉफिट क्या है, जो हमने निकाला था यहाँ पे 53,200। सही है, इसमें फैक्ट्री प्रॉफिट प्रॉफिट ऐड करेंगे और इंक्रीज इन अनरियलाइज प्रॉफिट लेस करेंगे। ठीक है, इंक्रीज इन अनरियलाइज प्रॉफिट हमने लेस कैसे किया, हमने बनाया एक टी अकाउंट। टी अकाउंट बनाएंगे, टी अकाउंट बनाया, प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट का टी अकाउंट बनाया, प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट का बनाया, बैलेंस बीडी यहाँ लिखेंगे। यहाँ कोई बैलेंस नहीं है, जीरो। बैलेंस सीडी कितना है, 7,000 अभी निकाला ये रहा। ठीक है, इंक्रीज इन प्रोविजन, इंक्रीज इन प्रोविजन क्या होता है, इनकम स्टेटमेंट में जाके क्या होता है, यहाँ पर हमेशा इंक्रीज इन प्रोविजन आता है, याद रखना। सही है, यहाँ तो कोई परेशानी मुझे तो नहीं चाहिए। आगे चलते हैं। तो हमारे पास टोटल ये वैल्यू क्या आ गई, हमने 420,300 इन दोनों को ऐड किया, 420,300 आया। हमने उसके बाद क्या किया, 40,53,200 फैक्ट्री प्रॉफिट को ऐड किया, लेस इंक्रीज इन अनरियलाइज प्रॉफिट किया, तो हमारे पास ये क्या आ गई वैल्यू 466,500। ठीक है, हमने इसमें से क्या किया, हमने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस लेस किया। ठीक है, जो हम इनकम स्टेटमेंट जनरली करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस हमने ये किया, ऑफिस स्टाफ की वैल्यू आई थी। सही है, 167,000 जो कि उसमें लिखी हुई है। ऑफिस इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन लिखा हुआ है, ऑफिस रेंट लिखा हुआ है, और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस कहाँ पर आया था, ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस ये आया था, ये यहाँ पे लिखना था 88,000 का जाके उधर। ठीक है, कोई बात। इसी तरह हमने इन चारों को ऐड किया, यहाँ पे लिखा। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में क्या लिखा था, सेल्स पीपल की जो हमने 44,000 ये लिखे हुए यहाँ पे क्वेश्चन में लिखे हुए। ठीक है, इसी तरह मोटर व्हीकल की डेप्रिसिएशन लिखी हुई है 10,500। कैरेज आउटपुट्स लिखा हुआ ऊपर, ये लिखा हुआ। तो ये कैरेज आउटपुट लिखा हुआ है। तो हम इन तीनों को ऐड करेंगे, हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आ जाएगी, और हम इन तीनों को ऐड करेंगे, इसमें से लेस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, प्रॉफिट फॉर द ईयर। ये प्रॉफिट फॉर द ईयर दोनों गुड्स का है, सिंगल गुड्स का नहीं है, हमने ग्रॉस प्रॉफिट कंबाइन कर दिया था। ठीक है, आगे चलते हैं, पार्ट डी देखते हैं इसका, असेस द इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी ऑन ऑफ टी लिमिटेड फॉर द ईयर एंड 31 दिसंबर 2021 ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लग्जरी फर्नीचर। सपोर्ट योर आंसर। अच्छा देखो क्या हुआ, देखो एक चीज समझ लो इस बात में, बस फिर एंड करेंगे, ये आखिरी बात है। इसमें क्या हुआ, देखो हमारे पास जो है ना ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है, एक ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन किसका है, स्टैंडर्ड फर्नीचर का, एक किसका है, लग्जरी फर्नीचर का। ठीक है, कोई बात। एक किसका है, स्टैंडर्ड फर्नीचर का, एक लग्जरी फर्नीचर का। स्टैंडर्ड फर्नीचर में वो है सिर्फ 213,500 रखना, डिवाइड बाय 550,000 किया तो हमारे पास आंसर आ गया 41.26। अच्छा देखो, हम जब हम ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन निकालेंगे लग्जरी फर्नीचर का, तो लग्जरी फर्नीचर में क्या होगा, लग्जरी फर्नीचर में सिर्फ हम 206,800 जो कि ग्रॉस प्रॉफिट है उसको लेकर हम नहीं निकालेंगे, उसमें हमारे हमने फैक्ट्री प्रॉफिट भी आया हमें, तो हम उसको भी ऐड करेंगे। ठीक है, जब हम उसको ऐड करेंगे तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट इसका चेंज होगा, और हम उसको डिवाइड बाय 484,000 करेंगे तो 52.27। तो हम इसके आंसर में हम पहले दोनों कैलकुलेशन करके दिखाएंगे, इसके दोनों कैलकुलेशन के दो नंबर है। ठीक है, उसके बाद हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे हायर जीपी मार्जिन लोअर
सही है, मार्जिन लोअर व्हेन कंपेयरिंग विदाउट फैक्ट्री प्रॉफिट बट हायर व्हेन कंपेयरिंग विद फैक्ट्री प्रॉफिट। यानी कि अगर हम क्या करेंगे, अगर हम कंपेयर करेंगे जीपी ऑफ लग्जरी फर्नीचर विद ग्रॉस स्टैंडर्ड फर्नीचर, तो अगर हम उसमें फैक्ट्री प्रॉफिट ऐड नहीं करेंगे तो लग्जरी फर्नीचर का बहुत कम आ जाएगा, क्या बोलते हैं उसको, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। लेकिन जब हम उसमें ऐड करेंगे तो चेंज हो जाएगा। तो देखो कहने का मकसद ये नहीं है, तो मतलब कह रहे हैं इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी बताओ, तो ये इम्प्रूव क्या कर रही है, ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी। सही है, ऐसा नहीं हो रहा कि ये क्या कर रही है, कम कर रही है। ठीक है, ये आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा रही है। मे हेल्प टू अट्रैक्ट कस्टमर। अच्छा, इसमें आप ना थोड़े से पॉइंट ये भी लिख सकते हो कि इसमें इससे क्या होगा, आपके कस्टमर अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, क्वालिटी इंप्रूव होगी। क्यों क्वालिटी इंप्रूव होगी, देखो यार, जब आप सप्लायर से किसी से भी लोगे ना, तो वो क्या करेगा, वो कस्टमर के साथ डायरेक्ट होने की कोशिश करेगा। वो डायरेक्ट ये कोशिश कर सकता है कि वो डायरेक्ट कस्टमर को सेल करे। ठीक है, क्या हो सकता है, ये भी हो सकता है कि वो क्वालिटी खराब कर दे। तो ये सारी चीजें जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, हम खुद बनाते हैं, और इसकी वजह से बहुत सारी चीजों का मसला हल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 25 नंबर का आंसर कंप्लीट होता है। पूछो, कुछ पूछना है तो। हाँ, हाँ इजी था ये वाला क्वेश्चन, जनरली इजी था।